हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। अपना तीसरे पार्ट का वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत। आप लोगों ने कॉपी में भी कर लिए होंगे और इन्हें जो है वो समझ करके याद करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर का कंफर्म जो है वो सवाल इस टॉपिक में से आता है। हेनरी फेयोल के सिद्धांत कोई से भी 4 हो सकते हैं। ज़्यादा हार्ड बनाए तो आपको 4 सिद्धांत वो दे सकता है कि भाई इन 4 का वर्णन कीजिए। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रबंध के विकास में फेयोल का योगदान क्या है। ठीक है। प्रबंध का विकास प्रबंध तो आपको पता ही है, जब से अपने सभ्यताएं शुरू हुई, हमने 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा था। प्रबंध तो उस समय से है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे आपका मैनेजमेंट तो धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसा जैसा माहौल क्रिएट होगा, जितनी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जाएगी, लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने आप ही जो है वो समस्याओं में से समाधान निकालेंगे। ये है। तो आज प्रबंध की जो अवस्था है, इतना जितना ये विकसित हो चुका है, इस विकसित प्रबंध में फेल क्या योगदान है ये पढ़ना है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो फेयोल को कहते हैं हमें आधुनिक क्रियात्मक प्रबंध। ठीक है। आधुनिक क्रियात्मक प्रबंध या प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक या जन्मदाता। ये ध्यान रखना। 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आधुनिक क्रियात्मक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, ठीक है, या प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है। प्रशासनिक प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, ठीक है, या आधुनिक क्रियात्मक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपका उत्तर होगा हेनरी फेयोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रशासन में सुधार, हेनरी फेयोल के जो सिद्धांत है वो है प्रशासन में सुधार। प्रशासन, कर्मचारी प्रबंधक। जैसे कल हमने पढ़ा था एक सिद्धांत था परसों, समता का सिद्धांत। ठीक है। समता का मतलब समानता। ठीक है। आप एक तो वेतन मतलब पारिश्रमिक के अंदर जो है वो समानता, और एक दंड प्रणाली के अंदर समानता। यदि इन दोनों के अंदर आप समानता रखते हो तो कैसा भी कर्मचारी हो, आप उसे जो है वो अपने पक्ष के अंदर उसको मोड़ सकते हैं। आप चाहे जैसा उसे काम करवा सकते हो। यदि ये दोनों प्रकार की चीजें आप करते हो तो वेतन में आप समानता रखते हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दंडात्मक प्रणाली, चाहे वो किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे वो भाई भतीजावाद आप नहीं करते हो, सबको बराबर दंड देते हो। ठीक है। तो आसानी से कोई भी जो कर्मचारी है वो आपके साथ में जुड़ाव रख सकता है और कनेक्ट हो सकता है। तो ये सिद्धांत था। तो ये जो सिद्धांत है वो प्रशासन को और बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसने सिद्धांत बताए हैं, इसलिए ये प्रशासनिक प्रबंध का जन्मदाता कहलाता है। आगे देखो, इसने किताब लिखी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों पर इसने किताब लिखी है, और हमें ये 14 सिद्धांत जो पढ़ने को मिलते हैं ये हेनरी फेयोल की एक पुस्तक से मिलते हैं, और उस पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली। ठीक है। एड जनरली। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली, INDUSTRIELLE, इंडस्ट्रियली, AT जनरली, GENERALE, जनरली। ठीक है। ये इस किताब हिंदी में नाम है प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। ठीक है। हिंदी में पुस्तक का नाम क्या है? प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। किताब का नाम है, अंग्रेजी में, आपको नाम अंग्रेजी में लिखना है। आपसे पूछे हेनरी फेयोल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए, यही नाम लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एड जनरली। ये ध्यान में रखना। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये किताब जो है सबसे पहले छपी है फ्रांसीसी भाषा में, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी विद्वान है। हेनरी फेयोल कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले, ध्यान में रखना। तो हेनरी फेयोल की पुस्तक जो है वो सर्वप्रथम किस भाषा के अंदर प्रिंट हुई है? फ्रांसीसी भाषा में। कब हुई है? 1916 में। कब हुई है? 1916 के अंदर। ध्यान रखना, 3 डेट आएगी आपके पास में, 1916, 1929 और 1949। ये 1916 जो डेट है ये सबसे पहले हेनरी फेयोल की पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में छपी है। 1929 के अंदर जब इसके सिद्धांत जो है वो फ्रांस में फेमस हो गए, फ्रांस के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ इसके सिद्धांतों से, मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुआ,
तो इसकी पुस्तक की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ने के पश्चात में इसकी पुस्तक है फ्रांसीसी भाषा से आगे निकल करके इसका क्षेत्र बड़ा होने लगा, और ये पुस्तक छपी इंग्लिश के अंदर, ठीक है, अंग्रेजी के अंदर। तो हेनरी फेयोल की पुस्तक का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है, ठीक है, प्रकाशन हुआ है, वो 1929 के अंदर। कब हुआ है? 1929 के अंदर। और जब इसका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार हो गया, तो ये पुस्तक अमेरिका के अंदर जो है वो स्पेशली छपी 1949 के अंदर। हेनरी फेयोल की पुस्तक का अमेरिका में प्रकाशन कब हुआ? स्पेशली अमेरिका में कब हुआ? 1949 में, ठीक है। सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा के अंदर छपी थी कब? 1916 के अंदर, ठीक है। और 1916 से 1929 के अंदर उसका प्रकाशन अंग्रेजी के अंदर हुआ है, ध्यान में रखना। आगे देखो, आगे एक बिंदु है कि हेनरी फेयोल ने एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है और उसका वर्गीकरण कैसे किया है। ये सब जानते हैं, ये हम पहले से जानते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कंपनी वगैरह क्यों ना हो, उसमें जो क्रियाएं, ठीक है, क्रियाओं का मतलब होता है कार्य, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने सभी कार्यों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात में उसने ये तय कर लिया, ये बताया है कि एक औद्योगिक संगठन में कम से कम 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, मतलब 6 प्रकार के अलग अलग काम होते हैं। अब उन 6 के अंदर जो है वो बहुत सारे और उसके उप कार्य हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के कार्य होते हैं। एक औद्योगिक संगठन में कितने प्रकार के कार्य होते हैं? 6 प्रकार के। किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने। आपके प्रश्न आएगा, हेनरी फेयोल के अनुसार एक औद्योगिक उपक्रम में, औद्योगिक संगठन में कितने प्रकार की क्रियाएं होती है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का सवाल आता है, ध्यान में रखना पूरा पूरा। हो सकता है 2 नंबर का पूछ ले, 1 नंबर का पूछ ले, किसी भी प्रकार का, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो 6 प्रकार की क्रियाएं कौन सी होगी? सबसे पहले ये तकनीकी क्रियाएं। कौन सी है? तकनीकी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई क्रियाएं कौन सी है? वर्तमान के अंदर बिना तकनीकी के काम नहीं होता है। तकनीकी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जो अपनाना चाहिए। तो तकनीकी में क्या परिवर्तन होता है? उत्पादन से संबंधित, ठीक है, ये इसका पहला कार्य हो गया। उत्पादन और बेहतर कैसे करना है, स्मूथ कैसे करना है, फिनिशिंग कैसे आती है। आप अपनी कॉपी देखो, देखिए आप कॉपी का जितना चिकना पन्ना होता है, एकदम व्हाइट होता है, उसी कॉपी को आप ज्यादा पसंद करते हैं। 2 रुपए ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। तो आजकल क्वालिटी जो मेंटेन होती है वो किन से होती है? उत्पादन से होती है, तकनीक से होती है। तकनीक जितनी ज्यादा बेहतर होगी, आप उन्हीं तकनीकी से बनी हुई वस्तुओं को अपनाएंगे, ध्यान में रखना। तो उत्पादन को और बेहतर करने के लिए उत्पादन से संबंधित जो क्रिया होती है वो आती है तकनीकी के अंदर, ठीक है। दूसरी प्रकार की क्रिया होती है वाणिज्य संबंधित, ठीक है। वाणिज्य, अब जान ही गए, वाणिज्य का मतलब शाब्दिक अर्थ है खरीदना और बेचना। क्रय विक्रय से जुड़ी हुई क्रियाएं और विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज, लेन देन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो आएगी वाणिज्यिक क्रियाओं के अंदर। प्रत्येक कंपनी, आप जानते हैं, कोई भी बिजनेस जो होता है वो हम स्वयं के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए बिजनेस करते हैं। समाज को वस्तु बेच करके हम लाभ प्रदान करते हैं। स्वयं के लिए यदि हमने कोई कार्य किया तो बिजनेस में गिन आता ही नहीं है, मान्य नहीं है, ये ध्यान रखना। स्वयं के लिए जो कार्य करता है वो व्यवसाय नहीं होता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक क्रियाओं के अंदर क्या आएगा? क्रय विक्रय और विनिमय से संबंधित क्रियाएं जो होती है, काम होते हैं, लेन देन संबंधित जो क्रिया होती है वो वाणिज्यिक क्रियाओं के अंदर आती है। तीसरी क्रियाएं है वित्तीय। बिना पैसों के काम नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। तो पूंजी कहां से प्राप्त करनी है, कितनी करनी है, किस लिए करनी है, ठीक है। सबसे बेहतर स्रोत कौन सा है पूंजी का? वित्तीय है वो, सॉरी, औपचारिक स्रोत है या अनौपचारिक स्रोत है, ठीक है। बैंक से, साहूकारों से, बैंकों से पैसा लेना है, सहकारी समितियों से लेना है, ध्यान रखना, फाइनेंस कंपनी से लेना है, या अपने सेठ, साहूकारों, मित्रों, पड़ोसी से लेना है, ठीक है, कितने समय के लिए लेना है, ये सारी बातें विचार करने योग्य है। ये आती है वित्तीय क्रियाओं में, ठीक है। और उसके पश्चात में उससे प्राप्त पूंजी का सबसे ज्यादा बेहतर सदुपयोग किस कार्य के लिए हो सकता है, ये सबसे अधिकतम उपयोग हमें किस कार्य के लिए करना है, ये जो बातें होती है वो आती है वित्तीय क्रियाओं में। बिना पैसों के कोई भी जो है वो क्रिया नहीं होती है। और औद्योगिक संगठन आप जानते हैं बड़े बड़े होते हैं, वहां पर बिना पैसों के काम ही नहीं होता है, सोचने के पैसे लगते हैं, ठीक है नहीं। तो ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु इसका क्या है? सुरक्षात्मक, ठीक है। निश्चित रूप से आपने जो कार्य किए हैं, आपने जो माल तैयार किया है, आप जो है आपको उसकी सुरक्षा की चिंता जरूर रहेगी। आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, भूमि, भवन, ये सब चीजें हैं, इसकी सुरक्षा। और उसके बाद में आपने उस भूमि, उस क्षेत्र के अंदर उस मशीनरी से, उस फर्नीचर से जो स्टॉक तैयार किया है, उस स्टॉक की जो सुरक्षा है, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, आप उसकी
उसकी निजी सुरक्षा करवाते हैं, ये जो है वो कंपनी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो चौथी बिंदु हो गया इसका सुरक्षा संबंधी कार्य। पांचवा है लेखांकन, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अपनी फीस जमा करवाते हो स्कूल से, वो भी उसके अंदर डायरी के अंदर एक पर्ची जो है, एक रिसिप्ट आपको लिख के देते हैं कि आपने इतनी तारीख को 4,000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, अभी इतने बाकी है, एक तरीके से है नहीं है। साल भर बाद के अंदर मान लो कि आपसे पूरी फीस मांग ले हुए, तो आप क्या कहोगे, ये देखो ये रहा कार्ड मेरे पास में, आप में हमने 4,000 रुपए इतनी तारीख को जमा करवाया, आपका सिग्नेचर किया हुआ है। ये क्या, ये लेखांकन है। लिखी हुई चीजें हैं, साल 2 साल 5 साल बाद भी जो है वो आसानी से देखी जा सकती है, एज ए प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में वो चीजें हमारे काम करती है। अर्थात आंकड़े, हिसाब किताब, सांख्यिकी जो होता है, लेन देन जो होता है, चिट्ठा जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है, घाटे नफे का जो सौदा तैयार किया जाता है, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक उपक्रम के अंदर ये लिखावट संबंधी जो कार्य है वो डेफिनेटली होता है। और छठा कार्य है, ये अभी जितने भी हमने बिंदु पढ़े हैं, ठीक है, ऊपर वाले पांचों के लिए, तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन, इन सब को बेहतर करने के लिए एक बेहतर दिमाग चाहिए, और वो दिमाग एक प्रबंधक के पास में होता है। ठीक है, एक कर्मचारी के पास में होता है, एक मानवीय संरचना के पास में होता है। ये ध्यान रखना, इन पैसों का और इस तकनीक का ध्यान में रखना, इन वाणिज्यिक क्रियाओं का, इन लेखांकन, पूंजी का, मशीनरी का, सबका उपयोग कब, कैसे, कहां, कितना, क्यों, किस लिए करना है, ये सारी बातें एक मानवीय संरचना करवाती है। ये ध्यान में रखना। इसलिए छठी और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया होती है प्रबंधकीय क्रियाएं, जो प्रबंध के कार्यों से संबंधित। प्रबंधकीय क्रिया जानिए, हमने दूसरे पार्ट के अंदर अपना पहला ही प्रश्न था। ठीक है, प्रबंध की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, वही है नियोजन, संगठन, निर्देशन, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। ये पांचों प्रकार की क्रियाएं जो होती है वो इन कार्यों को बेहतर तरीके से करवाती है, और प्रत्येक कंपनी के अंदर प्रबंध की क्रियाएं संपन्न होती है। तो अब आप समझ गए, एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को हेनरी फेयोल ने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, 6 भाग दोबारा देख लें, तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंधकीय। ये ध्यान रखना। ये सब, ये प्रश्न जो है वो पिक्चर अपलोड करने वाला हूं, आप इसको कॉपी के अंदर करेंगे। धन्यवाद।